नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज हम करने वाले हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए करते हैं अपनी वीडियो की शुरुआत। और दोस्तों लास्ट में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है, आपको अपना उनको बताना है। तो चलिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, वे ध्वनियाँ जिन्हें उच्चारण में स्वर तंत्रियों के निकट आ जाने से उनके बीच निकलती हवा से उनमें कंपन होता है, तो वो कौन सी ध्वनियाँ कहलाती हैं। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों वो कौन सी ध्वनियाँ होती हैं, तो दोस्तों वो कौन सी ध्वनियाँ होती हैं, तो दोस्तों वो होती है हमारी घोष ध्वनियाँ। यानी कि दोस्तों हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब दोस्तों जो घोष ध्वनियाँ, इन्हें क्या कह देते हैं हम, इन्हें दोस्तों हम कह देते हैं सघोष। ठीक है दोस्तों, जो सघोष ध्वनियाँ हैं, ठीक है, तो दोस्तों जो हमारी क्या है, जो घोष ध्वनियाँ, इनको क्या कह देते हैं हम दोस्तों, इन्हें कह देते हैं हम सघोष। घोष ध्वनियों को क्या कह देते हैं हम, सघोष ध्वनियाँ कह देते हैं। ठीक है, अब दोस्तों सघोष ध्वनियाँ कौन कौन सी होती है, तो दोस्तों प्रथम वर्ग, दोस्तों प्रथम वर्ग का तीसरा, ठीक है, प्रथम वर्ग का तीसरा, चौथा और दोस्तों क्या होता है पांचवा, ये क्या होती है दोस्तों, हमारी सघोष ध्वनियाँ कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, इनको भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों बात करें नासिक ध्वनियाँ, तो दोस्तों नासिक ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं, तो दोस्तों जिनका उच्चारण दोस्तों नाक और दोस्तों मुंह, नाक और मुंह दोनों से होता है ना, तो दोस्तों वो कौन सी होती है हमारी, ये नासिक ध्वनियाँ होती हैं। जैसे दोस्तों कौन कौन सी होती हैं, जैसे होती है हमारी, एक होती है दोस्तों अंगा, जो इस प्रकार लिखी जाती है, इस प्रकार की ध्वनि होती है अंगा। दोस्तों ये होती है हमारी अइयाँ, ठीक है, और दोस्तों ये क्या होती है, दोस्तों ये होती है अण। और दोस्तों इसमें दो होती हैं, न और दोस्तों मैं, ये दोस्तों कौन सी होती है, ये सभी हमारी नासिक की ध्वनियाँ होती हैं। ठीक है दोस्तों, बात करें काकल्य ध्वनियाँ, तो दोस्तों काकल्य ध्वनियाँ कौन सी होती हैं, तो दोस्तों जिनका उच्चारण काकल्य या दोस्तों जिनका उच्चारण कंठ से होता है, ठीक है, कंठ के भीतर से होता है, जिनका उच्चारण दोस्तों कंठ के भीतर से होता है, ठीक है, तो वो हमारी काकल्य ध्वनियाँ होती हैं। जैसे है, तो दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता था है किस प्रकार की ध्वनियाँ हैं, तो भाई है जो है हमारी कैसी है, काकल्य ध्वनियाँ है, जो बहुत बार रिपीट होता है वो दोस्तों ये क्वेश्चन भी। ठीक है, बात करें दोस्तों महाप्राण, महाप्राण ध्वनियाँ कौन सी होती हैं, तो दोस्तों जब जिन ध्वनियों के उच्चारण में दोस्तों अधिक वायु निकले, क्योंकि दोस्तों महाप्राण का हम संधि विच्छेद करेंगे तो कैसा हो जाएगा, महा प्लस प्राण हो जाएगा। और महा का मतलब होता है अधिक, और दोस्तों प्राण का मतलब होता है वायु, यानी कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में अधिक ध्वनियाँ मुंह से बाहर निकले तो कौन सी होती है, महाप्राण ध्वनियाँ होती हैं। और दोस्तों कौन कौन सी होती हैं, तो दोस्तों प्रथम वर्ग का, दोस्तों प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, दोस्तों प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण होते हैं क्या होते हैं, हमारी महाप्राण ध्वनियाँ होती हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पवन का सही संधि विच्छेद है, तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों पवन का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा, तो दोस्तों हो जाएगा पो प्लस अन, यानी कि दोस्तों हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें कौन सी पो प्लस, इसमें दोस्तों कौन सी संधि है पवन में, तो दोस्तों इसमें अयादि संधि। दोस्तों एग्जाम में पूछ लेता है कि अयादि इसमें मतलब कौन सी संधि है, तो दोस्तों की कौन सी अयादि संधि है। और दोस्तों अयादि संधि की पहचान क्या क्या होती है, तो दोस्तों कहीं भी आपको ए, ठीक है, कहीं भी आए, ठीक है, कहीं भी अब, और दोस्तों कहीं भी आव, यदि आपको इन शब्दों के बीच में ध्वनियाँ आए तो दोस्तों वो कौन सी होती है, वो हमारी अयादि संधि होती है। जैसे मैं कहूँ पवन, तो दोस्तों क्या हो जाएगा पवन, यानी कि यहाँ किसकी आवाज़ आ रही है, अब की आवाज़ आ रही है, तो इसलिए इसमें कौन सी ध्वनि हो जाएगी, इसमें हमारी अयादि संधि हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, प्रयोग में कौन सा उपसर्ग है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों यदि प्रयोग का संधि विच्छेद करूँ, यानी कि इनका वर्ग विच्छेद करूँ कैसे, तो वो किस प्रकार में होएगा इसका संधि विच्छेद, तो होगा प्रत्यय प्लस योग, प्रत्यय प्लस योग। तो यानी कि इसमें कौन सी उपसर्ग है, तो इसमें दोस्तों प्रत्यय उपसर्ग है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों उपसर्ग क्या होते हैं, तो दोस्तों उपसर्ग वे ध्वनियाँ होती है जो मूल शब्द के प्रारंभ में लगकर उसके क्या करते हैं, अर्थ में परिवर्तन करती हैं, वो क्या होती हैं दोस्तों, हमारे उपसर्ग होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, बांधा था विद्यु को किसने इन काली जंजीरों से, मड़ी वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरो से, तो वाक्य वाक्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो दोस्तों इनमें है अतिशयोक्ति, यानी कि दोस्तों अतिशयोक्ति। यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों बात को बढ़ा चढ़ा कर कह रहा है कि मुंह, यानी कि जो मतलब जो हमारे क्या है दोस्तों, जो हमारे सांप हैं उनके जो मुख किससे भरे हुए हैं, हीरो से भरे हुए हैं। और दोस्तों ये कैसी है, मतलब एक अलग तरह की बात कर रहा है, बड़ा चढ़ाकर उस बात को कह रहा है, तो इसका अतिशयोक्ति इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, वाक्य रचनात्मक काव्य है
किस आचार्य का कथन है। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राष्ट्र ऑप्शन चुन लेना है। तो जो वाक्य है वो क्या है दोस्तों, रचनात्मक काव्य है। तो ये किसने कहा है, तो दोस्तों ये किसने कहा है, तो दोस्तों ये कहा विश्वनाथ ने, यानी कि दोस्तों हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और दोस्तों लास्ट में आपको अपना इसको बता के जाना है कि आपके कितने सही हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जहाँ छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है। दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों जिस छंद के सभी चरण समान होते हैं वो कौन सा होता है, तो दोस्तों उसे कहते हैं सम्मात्रिक छंद, यानी कि दोस्तों हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सम्मात्रिक छंद कौन कौन से होते हैं, जैसे जैसे दोस्तों होगा हमारा चौपाई। चौपाई क्या होगा हमारा सम्मात्रिक छंद हो जाएगा। इसमें कितनी मात्रा होती है, इसमें 16 मात्रा होती हैं, ठीक है। तोमर होता है दोस्तों, तोमर भी कैसा सम्मात्रिक छंद है, ठीक है। रोला हो जाएगा, रोला भी क्या है सम्मात्रिक छंद है। एग्जाम में कैसे बोलेगा कि आपको दे देगा कि चौपाई में मतलब चौपाई किस प्रकार का छंद है, तो आपको बताना सम्मात्रिक छंद है, तोमर रोला, ठीक है। और दोस्तों और क्या होता है, गीतिका। गीतिका भी कैसा होता है दोस्तों, ये भी क्या होता है गीतिका, यानी कि गीतिका, ये भी क्या होता है दोस्तों सम्मात्रिक होता है। और दोस्तों हरि गीतिका ये भी कैसा होता है, ये भी सम्मात्रिका होता है। और दोस्तों बात करें वीर या दोस्तों जिसे हम आहला भी कहते हैं, तो ये भी कैसा होता है दोस्तों, ये भी हमारा सम्मात्रिक छंद होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, किस समास का समस्त वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है, ठीक है। और दोस्तों ये मुझे आपको लास्ट में ये बताना है कि जो मैं आपको समझाता हूँ आपके समझ में थोड़ा बहुत आता है या नहीं आता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका हो जाएगा अवयवी समास। अवयवी समास क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों अवयवी समास क्या होता है, ये क्रिया विशेषण कार्य करता है। जैसे दोस्तों कहते हैं प्रतिदिन, तो दिन प्रतिदिन, ठीक है, ये क्या होता है क्रिया विशेषण होता है। ये क्या होता है प्रति क्या होता है दोस्तों, इसकी विशेषता बताता है। दिन की क्या होता था, मतलब दिन मतलब रोज, और प्रतिदिन मतलब डेली, मतलब दिन का मतलब दिन ही हो जाएगा, प्रति मतलब डेली, ये डेली की क्या बता विशेषता बताता है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग इनमें से कहाँ होता है। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों ने कर्ता चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, तो दोस्तों वो कहाँ होता है, दोस्तों वो होता है सामान्य भूतकाल में, यानी कि दोस्तों हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों श्री कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्ह को कहाँ से लिया गया है, तो दोस्तों वो कहाँ से लिया गया है, तो दोस्तों वो लिया गया अंग्रेजी से, यानी कि दोस्तों हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। अब दोस्तों कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी मानी गई है, तो दोस्तों वो कितनी मानी गई है 20। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों जातिवाचक संज्ञा कौन सी होती है, यानी कि दोस्तों जिसके जैसे और हों, तो वो कौन सी होती है, हमारी जातिवाचक संज्ञा होती है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों परिवार कैसी संज्ञा है, तो दोस्तों परिवार की बात करें तो कैसी है, तो दोस्तों ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। बात करें मोहन और कृष्ण, तो दोस्तों मोहन और कृष्ण क्या होता है, कैसी संज्ञा है, तो भाई ये हो जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। दोस्तों बात करें संज्ञा के भेद कितने होते हैं भैया, एग्जाम में पूछ लेता है कि कितने भेद होते हैं, तो भाई संज्ञा के होते हैं 5 भेद। मैं आपको ओरली बता देता हूँ, यानी मुंह से ही बोल देता हूँ। तो दोस्तों पहला होता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा हमारा क्या होता है जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा समूहवाचक और 5वां पदार्थवाचक संज्ञा। ये क्या होते हैं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, इनको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। अब दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, जो निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं, तो यह और वह, ये क्या होते हैं दोस्तों, हमारा निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध कराते हैं। तो कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सर्वनाम क्या होते हैं, दो संज्ञा के स्थान पर क्या कहते हैं, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर यूज किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। अब दोस्तों जो सर्वनाम की संज्ञा कितनी होती है, तो दोस्तों सर्वनाम शब्दों की बात करें तो कितनी होती है, तो भाई वो होती है 11। लेकिन मैं कह रहा हूँ सर्वनाम के भेद कितने होते हैं दोस्तों, वो होते हैं 6 भेद, ठीक है, इनको भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द स्पष्ट बोधक विशेषण है, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है, ठीक है।
अब दोस्तों विशेषण, विशेषण क्या होते हैं भैया? तो दोस्तों विशेषण वे होते हैं जो संज्ञा या जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों विशेष्य, जो संज्ञा या विशेष्य की क्या कहते हैं विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं विशेषण कहते हैं। अब दोस्तों इसने कहा है स्पर्शबोधक विशेषण क्या होता है, यानी कि जिससे ऐसा विशेषण जिससे हम किसी की चीज़ को स्पर्श करके महसूस करके या स्पर्श करके पता कर लेते हैं ऐसी। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कोमल। तो भाई कोमल क्या होता है, हम कहते हैं ना कोमल वस्तु, ठीक है। विशेषण की एक पहचान ये भी होती है, जो अपने साथ व्यक्ति या वस्तु इस्तेमाल कर लेता है ना, वो हमारा क्या होता है विशेषण होता है। जैसे कोमल, कोमल वस्तु, ठीक है, कोमल काया, ठीक है। तो यानी कि दोस्तों हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों बात करें विशेषण, विशेषण कितने प्रकार का होता है? तो भाई विशेषण होता है हमारा 4 प्रकार का। एक होता है संख्यावाची विशेषण, एक होता है परिमाणवाची, एक सार्वनामिक विशेषण और एक गुणवाचक विशेषण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और लास्ट में तो भाई आपको अपना रिजल्ट जरूर बता के जाना आपको कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अकर्मक क्रिया को समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि क्रिया कितने प्रकार की होती है, ठीक है। अब दोस्तों बात करें कर्म के आधार पर जो क्रिया के भेद कितने होते हैं, वो 2 भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। कौन कौन सा? तो दोस्तों एक होता है हमारा कौन कौन सा अकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। एक तो हमारी क्या होती है, एक तो अकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। और एक कौन सी होती है दोस्तों, एक होती है हमारी सकर्मक क्रिया। कैसी होती है? सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया कौन सी होती है दोस्तों? अकर्मक क्रिया हम उसे कहते हैं जो बिना कर्म के होती है, और सकर्मक यानी कि जो से माने साथ, यानी कि क्या होती है जो से माने साथ और कर्म माने कर्म के, जो कर्म के साथ होती है उसे अकर्मक सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब दोस्तों इसमें बात करते हैं, जैसे मोहन सोता है, तो मोहन सोता है, इसमें कोई कर्म है? अब दोस्तों इसमें बुझा है अकर्मक क्रिया। पहले से हम बात कर लेते हैं अकर्मक क्रिया कौन सी होती है। तो दोस्तों अकर्मक क्रिया वे होती हैं जब हम कर्ता, दोस्तों जब हम कर्ता और क्रिया के बीच में क्या लगाकर अगर प्रश्न करेंगे और हमें आंसर आ जाए तो वो कौन सी होती है? तो दोस्तों वो होती है हमारी सकर्मक क्रिया। और कर्ता और क्रिया के बीच में क्या लगाकर प्रश्न करें और आंसर नहीं आए तो दोस्तों वो कौन सी होती है? हमारी अकर्मक क्रिया होती है। अब मोहन सोता है, तो मोहन और क्रिया, मोहन क्या होगा? कर्ता होगा, और सोता क्या होगा? क्रिया होती। इसके बीच में क्या लगाएं? मोहन सोता है, मतलब मोहन क्या सोता है, तो आंसर आएगा? नहीं आएगा। राम खेलता है, यानी कि राम क्या खेलता है? नहीं आंसर आता। मैं बोलूँ राम क्या खेलता है, तो आंसर आएगा क्रिकेट खेलता है, यानी कि क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि इसमें क्या हो, क्या लगाने से प्रश्न का उत्तर मिल गया हमें, तो वो कौन सी हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। और इसने क्या पूछा? अकर्मक क्रिया। तो हमें ये आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब इसमें सीता गाती है, तो सीता क्या गाती है? पता नहीं क्या गाती है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये हमारी क्या हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल हमारा एकदम सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, शायद कल यहाँ निर्माण का शिलान्यास होगा, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों इसमें इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका हो जाएगा संभाव्य भविष्य, संभाव्य भविष्य। तो दोस्तों जब दोस्तों वाक्य में, ठीक है, जब वाक्य जो हमारे किसी भविष्य में होने वाले कार्य का बोध कराए और उसके आगे शायद शब्द लगा हुआ हो, ठीक है, शायद शब्द लगा हुआ हो, तो वो कैसी हमारी, तो वो वाक्य किसकी पहचान कराता है दोस्तों? हमारी वो वाक्य जो होता है वो हमारा संभाव्य भविष्य काल का होता है। अब दोस्तों अपूर्ण वर्तमान काल का होता है, तो दोस्तों जो क्रिया वर्तमान में जारी है और लेकिन पूरी नहीं हुई है, तो वो होती है दोस्तों हमारी अपूर्ण वर्तमान काल। और संभाव्य वर्तमान काल, तो दोस्तों जो भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल क्या होता है? यानी कि वर्तमान में किसी के कार्य के होने की संभावना को दर्शाता है। और संभाव्य भूतकाल क्या होता है? यानी कि जो बीते काल में क्रिया समाप्त हो गई है, ठीक है, वो क्या होता है दोस्तों? वो होता है हमारा सामान्य भूतकाल होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, वह अचानक बोल पड़ा, इस वाक्य में अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। अब दोस्तों इसमें पूछा है कि अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों इसमें होगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण, यानी कि दोस्तों हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दोस्तों रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्यों होगा? तो दोस्तों जब वाक्य में कोई क्रिया हो रही हो और क्रिया की दोस्तों क्या हो, विशेषता बताई जा रही हो, तो वहाँ क्या होता है दोस्तों? हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे वह अचानक बोल पड़ा, अब दोस्तों बोल पड़ा यानी कि ये क्या हमारी क्रिया है। अब ये क्या करेगा? क्रिया की अब जो अचानक है, अचानक शब्द जुड़ेगा, तो ये क्या कर रहा है?
यानी कि बोल तो रहा है, वो बोल तो पड़ा है, लेकिन वो कैसे बोला है, अचानक बोला है। तो यानी कि अचानक ने क्या हुआ, इस क्रिया की दोस्तों विशेषता बता दी है। यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, तो जब दोस्तों जब क्रिया क्या होती है दोस्तों, क्रिया जब समय का बोध कराए, क्रिया जब समय का बोध कराए तो कालवाचक भी क्रिया विशेषण हो जाएगा। और जब क्रिया क्या हो दोस्तों, स्थान का बोध कराए तो स्थानवाचक हो जाएगी। और गुणवाचक दोस्तों क्या होते हैं, जो दोस्तों गुण या गुण का या भाव का बोध कराती है, तो वहाँ कौन सी। और दोस्तों गुणवाचक, ये गुणवाचक क्रिया विशेषण नहीं होता है, ठीक है। ये क्या होता है दोस्तों, ये क्या होता है, तो दोस्तों विशेषण, तो दोस्तों ये तो खाली विशेषण होता है, ये तो खाली विशेषण होता है। लेकिन क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं दोस्तों, क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। एक तो होता है कालवाचक, एक रीतिवाचक, एक स्थानवाचक, और दोस्तों एक चौथा कौन सा होता है दोस्तों, चौथा होता है परिमाणवाचक, ठीक है। परिमाणवाचक, ये तो खाली गुणवाचक क्या है दोस्तों, ये खाली विशेषण होता है गुणवाचक तो। लेकिन परिमाणवाचक क्या होता है दोस्तों, क्रिया विशेषण होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूंकि के साथ आने वाला दूसरा उपवाक्य इनमें से किससे शुरू होता है। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों चूंकि के साथ आने वाला दूसरा उपवाक्य इनमें से किससे शुरू होता है, तो दोस्तों वो होता है इसलिए से, यानी कि दोस्तों हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। अब दोस्तों चूंकि कब यूज किया जाता है, तो दोस्तों चूंकि जो होता है ये क्या होता है दोस्तों, ये हमारा क्या होता है, कारणवाचक। क्या होता है दोस्तों, कारणवाचक। कारणवाचक क्या होता है दोस्तों, अव्यय होता है। यानी कि जिस वाक्य के साथ ये चूंकि लगा होगा ना, वो क्या होगा दोस्तों, वो कारण को बताएगा। और दोस्तों जो इसलिए होता है, ये क्या होता है दोस्तों, एक कारण के परिमाण को बताता है। यानी कि जो कारण है, उस कारण से क्या परिमाण निकल कर आया हमें वो इसलिए बताता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं हम इसको, ठीक है। जैसे मैं कह लगूँ, चूंकि चूंकि आज चूंकि आज बारिश चूंकि आज बारिश चूंकि आज बारिश हो रही चूंकि आज बारिश हो रही है, इसलिए मैं स्कूल नहीं जा सका, ठीक है। इसलिए मैं स्कूल नहीं जा सका। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, चूंकि आया है, और चूंकि क्या होता है, ये कारण को बताता है, क्योंकि कारण क्या है, आज बारिश हो रही है, ठीक है। और इसलिए क्या होता है, ये परिमाण को बताता है, यानी कि रिजल्ट को बताता है, उसका रिजल्ट क्या होगा उस कारण का। अब इसलिए लगा तो इसलिए के बाद क्या होगा, इसका परिमाण बताया, इसका परिणाम बताया जाएगा। तो इसलिए मैं क्या हुआ, स्कूल नहीं गया, यानी कि उसका रिजल्ट क्या निकला, उसका रिजल्ट ये निकला, जब बारिश होगी तो उसका रिजल्ट निकला, तो वो इसलिए क्या है, स्कूल नहीं जा सका। तो इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, आप इधर बैठिए वाक्य में रहती है। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो आप इधर बैठिए, नहीं आप उधर बैठिए, तो इसमें क्या है दोस्तों, इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, तो दोस्तों में आज्ञा दी जा रही है किसी व्यक्ति को कि आप यहाँ ना बैठ कर आप उधर बैठिए। तो ये इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि इसमें कौन सी वृत्ति हो जाएगी, इसमें आज्ञार्थ वृत्ति हो जाएगी। और दोस्तों आज्ञार्थ वृत्ति की पहचान क्या क्या होती है, तो दोस्तों जब भी किसी वाक्य में आज्ञा दी जाए, ठीक है, या आदेश दिया जाए, किसी को कोई आदेश दिया जाए, ठीक है, या किसी से प्रार्थना की जाए, ठीक है, किसी से प्रार्थना की जाए या किसी से अनुमति ली जाए, ठीक है, किसी से अनुमति ली जाए, तो वहाँ कौन सी वृत्ति होती है, तो दोस्तों वहाँ हमारी आज्ञा वृत्ति होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट ये हिंदी के क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करा दिए हैं। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो एक बार इसको लाइक ज़रूर कर देना। और आप दोस्तों कहाँ से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, आप कहाँ से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, आपको ये लास्ट में अपना आंसर बताना है। और दोस्तों मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मैं कहाँ से हूँ, तो दोस्तों मैं हूँ बुलंदशहर से, ठीक है। मैं कहाँ से हूँ दोस्तों, बुलंदशहर से हूँ। ये कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में, यानी कि यूपी में एक शहर पड़ता है एक ज़िला पड़ता है बुलंदशहर, मैं वहाँ से हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।